अक्सर ये सवाल उठता है कि चुनाव होते किस लिए हैं? सिर्फ सत्ता पाने के लिए या फिर बेहतर शासन की नींव रखने के लिए? देखिए, किसी भी कंस्टिट्यूएंसी की पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना सिर्फ जीत के लिए नहीं होता। ये प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए जरूरी होता है। और आज हम इसी नजरिए से उत्तर प्रदेश के महोबा विधानसभा क्षेत्र का एक डेटा आधारित ब्लूप्रिंट देखेंगे। तो हमारा मूल सिद्धांत क्या है? बहुत साफ है। इलेक्शंस आर डेटा इंजीनियरिंग फॉर गवर्नेंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। चुनाव शासन के लिए की जाने वाली डेटा इंजीनियरिंग है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। और इसी बिल्कुल नॉन पार्टिसन और गंभीर नजरिए के साथ हम इस विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे। तो इस विश्लेषण का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जमीन और आंकड़ों को समझेंगे महोबा के संदर्भ में। फिर जो हालिया जनादेश मिला है उसकी एनाटॉमी देखेंगे। उसके बाद अतीत के क्या पैटर्न्स रहे हैं उसे परखेंगे। फिर एक फोरफोल्ड पाथ यानी एक चतुर्मुख सिद्धांत की बात करेंगे और इसके आधार पर शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट देखेंगे। और आखिर में शक्ति के साथ जो जिम्मेदारी आती है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वोटों की गिनती तो बाद में होती है। उससे पहले उस जमीन और वहां के लोगों को समझना बेहद जरूरी है जहां से वो एक एक वोट आता है। तो ये पहला हिस्सा महोबा की मिट्टी और वहां के नंबरों के बारे में है। ये है महोबा, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अब ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये एक ऐसा इलाका है जिसकी अपनी बहुत यूनिक चुनौतियां हैं, अपनी आकांक्षाएं हैं और यही सब चीजें यहाँ की राजनीति को सीधे तौर पर शेप करती हैं। बुंदेलखंड, इस धरती का इतिहास बहुत गहरा है, बहुत गौरवशाली। इसकी कहानियां आज भी यहाँ की हवाओं में महसूस की जा सकती हैं। लेकिन इस गौरव के साथ एक बहुत कठोर सच्चाई भी जुड़ी है। वो है पानी की कमी, एक ऐसी प्यास जो सालों से चली आ रही है। और यही प्यास महोबा के जीवन और यहाँ की राजनीति दोनों की दशा और दिशा तय करती है। तो यहाँ के लोगों की, यहाँ के वोटर्स की मुख्य शिकायतें क्या हैं? वो सब इसी जमीनी हकीकत से निकलती हैं। पानी की कमी और खेती का संकट, युवाओं में बेरोजगारी और यहाँ से पलायन करने की मजबूरी, सड़कें, बिजली, ये सब बुनियादी सुविधाएं जो अभी भी पूरी तरह विकसित नहीं हैं। खेती में लागत बढ़ती जा रही है और जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका फायदा सब जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा। और यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार पब्लिक डिस्कोर्स की गरिमा होती है, एक जिम्मेदारी होती है। हर आवाज को सम्मान के साथ सुनना और तथ्यों पर बात करना, यही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। तो ये तो हुई जमीन की हकीकत। अब आते हैं सीधे आंकड़ों पर। हाल के चुनावों के जो ठोस नंबर हैं उन पर ध्यान देते हैं। चलिए 2022 के जनादेश को डिकोड करते हैं। 2022 के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 45.61%। 45.61%। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। और इसके मुकाबले समाजवादी पार्टी का वोट शेयर था 24.64%। 24.64%। अब आप देखिए, दोनों पार्टियों के बीच का ये जो फासला है ये कितना बड़ा है और यही बताता है कि मुकाबला एक तरफा क्यों था। जीत का अंतर 43,447 वोट। 43,447 वोट। ये नंबर विपक्ष के लिए चुनौती कितनी बड़ी है इसे बिल्कुल साफ कर देता है। अब इन सारे आंकड़ों को एक साथ देखते हैं एक डैशबोर्ड पर। कुल इलेक्टोरेट कितना था, टर्नआउट कितना हुआ, बीजेपी और एसपी का वोट शेयर, जीत का मार्जिन और जो मेजर कास्ट ब्लॉक्स हैं यादव, लोधी, कुशवाहा, ब्राह्मण और एससीज, ये 2022 के चुनावी नतीजे की एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है। लेकिन कोई भी नतीजा अचानक नहीं आता, उसके पीछे एक इतिहास होता है। तो आज की जो ये राजनीतिक हकीकत है ये कैसे बनी, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को देखना होगा। महोबा का चुनावी इतिहास देखें तो सत्ता का केंद्र लगातार बदला है। 1996 और 2002 ये समाजवादी पार्टी के नाम रहे। फिर 2007 और 2012 में बहुजन समाज पार्टी का दौर आया और फिर 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपनी पकड़ मजबूत की। अब ये चार्ट देखिए, ये बहुत दिलचस्प कहानी बताता है। 2012 और 2017 के बीच बीजेपी के वोट शेयर में एक जबरदस्त उछाल आया।
2012 में जो करीब 17% था, वो 2017 में सीधे 45% पर पहुंच गया। मतलब ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? इन नंबरों के पीछे की वजह क्या थी? बीजेपी का ये जो सर्ज था, वो एक बहुत पावरफुल नैरेटिव से आया। एक ऐसा नैरेटिव जिसमें नेशनल थीम्स को लोकल प्रॉमिसेस के साथ बहुत कुशलता से जोड़ा गया और एक ऐसे इलेक्टोरेट का फायदा उठाया गया जो बदलाव के लिए तैयार था। तो अब तक हमने क्या हुआ ये देखा। अब बात करते हैं कैसे की। किसी भी सफल अभियान को बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। हम इसे कहते हैं द फोरफोल्ड पाथ या चतुर्मुख सिद्धांत। क्या हैं ये 4 स्तंभ? पहला, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। तीसरा, नैरेटिव कंट्रोल। और चौथा, रिसोर्स मैनेजमेंट। ये चारों मिलकर एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच बनाते हैं। चलिए अब इस थियोरी से एक्शन की तरफ चलते हैं। इस फ्रेमवर्क को महोबा पर लागू करें तो वो कॉन्क्रीट एक्शनेबल स्टेप्स क्या होंगे जो जमीन पर लिए जा सकते हैं। पहला स्तंभ, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है हाइपर लोकल प्रायोरिटीज पर फोकस करना। सिंचाई, किसानों को मदद और रोजगार। एक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए कोलिशन तैयार करना। यहाँ की 68% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, तो यूथ वोटर्स को टारगेट करना, माइनॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना और बीजेपी के नैरेटिव को लोकल एंटी इनकम्बेंसी से काउंटर करना। दूसरा स्तंभ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, जमीनी ताकत। इसके बिना कोई भी स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर रह जाती है। इसमें क्या आता है? बूथ लेवल यूनिट्स को डोर टू डोर आउटरीच से मजबूत करना, कैडर को टेक इनेबल्ड कैंपेनिंग के लिए ट्रेन करना, वुमेन और यूथ विंग्स को स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय करना और एक क्लियर चेन ऑफ कमांड और परफॉर्मेंस रिव्यू का सिस्टम बनाना। तीसरा स्तंभ, नैरेटिव कंट्रोल, अपनी कहानी पर नियंत्रण। देखिए, चुनाव सिर्फ नंबरों से नहीं, नैरेटिव से जीते जाते हैं। इसका मतलब है जॉब्स और इरिगेशन जैसे मुद्दों पर सबका विश्वास बनाना, केन बेटवा लिंक जैसी लोकल प्रोजेक्ट्स को लेकर जो सरकारी उपेक्षा है उसे हाईलाइट करना, सड़क, बिजली, पानी ऐसे कॉन्क्रीट डेवलपमेंट का वादा करना और इन्फ्लेशन जैसे नेशनल इश्यूज को महोबा के कॉन्टेक्स्ट में आम आदमी की जिंदगी से जोड़कर दिखाना। अब आते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल पर। एक डेटा ड्रिवन स्वॉट एनालिसिस। समाजवादी पार्टी के मनोज तिवारी। स्ट्रेंथ्स क्या हैं? एसपी का मजबूत ब्रांड, यादव और ओबीसी बेस को मोबिलाइज करने की क्षमता और लोकल रूट्स। वीकनेसेस क्या हैं? लिमिटेड पब्लिक प्रोफाइल, रिकॉर्ड पर एक क्रिमिनल चार्ज और बीजेपी के मुकाबले संसाधनों की कमी। और इन सब रणनीतियों के बीच एक बेहद जरूरी बात और है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो है डेटा प्राइवेसी और कंसेंट। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत किसी भी वोटर तक पहुंचने या उनके डेटा को हैंडल करने का आधार उनकी साफ साफ सहमति होनी चाहिए। और ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, ये भरोसे की बात है। वोटर की इन्फॉर्मेशन को सम्मान देना एक नैतिक और कानूनी दोनों जिम्मेदारी है। तो अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चुनावी दांवपेच से ऊपर उठकर सुशासन के सिद्धांतों की बात करते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर। देखिए, डेटा आपको जीत का रास्ता तो दिखा सकता है, बिल्कुल, लेकिन एक लीडर उस जीत को भरोसे के जनादेश में कैसे बदलता है, ये सवाल इस पूरे एनालिसिस के असली मकसद को सामने लाता है। और वो मकसद है लोगों के साथ एक मजबूत और स्थायी विश्वास का रिश्ता बनाना। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.